नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री की बात करेंगे। क्लास 12th के केमिस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशन अर्थात विलयन। मेरे भाई, हमने उधर बायोलॉजी का एक चैप्टर क्या किया, कंप्लीट किया। अब से हम केमिस्ट्री की तरफ थोड़ा लगते हैं, लगभग एक चैप्टर को ये भी कंप्लीट कर लें तो धीरे धीरे इसी तरीके से वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। और थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं। मेरे भाई, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है विलयन। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि विलयन है क्या? विलयन है क्या? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, मतलब एक तरीके से विलयन क्या हो गया? मिश्रण है। किसका मिश्रण है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण नहीं मेरे भाई। अगर विषमांगी मिश्रण होता तो इसके प्रत्येक अवयवों को आप लोग क्या कर सकते थे? देख सकते थे। किंतु विलयन में जो दो या दो से अधिक पदार्थ का मिश्रण आप जो लेते हो, उसमें आप उन पदार्थों के पृथक अवयवों को देख नहीं सकते हो। जैसे अगर हमने क्या है मेरे भाई, जल में चीनी अगर घोल दिया, जल में चीनी घोल लेने के उपरांत क्या आप चीनी और जल के पृथक अवयवों की पहचान कर सकते हो? नहीं कर सकते हो भाई। चीनी और पानी का क्या ले लिया? समांगी मिश्रण ले लिया। तो क्या वहां पर आप चीनी और जल के पृथक अवयवों की पहचान कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो सीधे शब्दों में अगर हम लोग बात करते हैं विलयन क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। थोड़ा यहां पर देखिए, समांगी मिश्रण का तात्पर्य क्या है? समांगी मिश्रण का तात्पर्य यह है कि आप उसकी पृथक अवयवों की पहचान नहीं कर सकते हो, अर्थात इसका संघटन व गुण प्रत्येक जगह क्या होता है? एक जैसा होता है। विलयन आखिर बनता क्या है मेरे भाई? विलयन के विषय में थोड़ा हम लोग देखेंगे कि इसमें दो चीजों की क्या होती है मेरे भाई, बात होती है। एक विलायक की बात होती है और एक विलेय की बात होती है। मतलब कह सकते हैं कि विलायक और विलेय के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। सीधे शब्दों में हम लोग ये भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, विलायक है क्या? जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण लेते हैं तो उन समांगी मिश्रण में कुछ अवयवों की मात्रा क्या होती है मेरे भाई? अधिक होती है, और कुछ अवयवों की मात्रा क्या होती है मेरे भाई? कम होती है। तो विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस अवयव की मात्रा क्या होती है मेरे भाई? अधिक होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। और विलयन में विलायक के अतिरिक्त जो भी चीजें मौजूद हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे, अर्थात सॉल्यूट कहेंगे। जैसे के तौर पर अगर हम चीनी और पानी का घोल ले, क्या ले मेरे भाई? चीनी और पानी का क्या ले? घोल ले, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शरबत कहते हैं। इसका मतलब चीनी और पानी का जब शरबत बनाते हैं तो उस शरबत में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है? पानी की है ना। तो हमने यही तो बोला, विलयन में जिस अवयव की मात्रा सर्वाधिक होती है उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। तो शरबत में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? पानी की है। तो पानी यहां पर क्या हुआ? विलायक हुआ। और विलयन में विलायक के अतिरिक्त और भी जो मौजूद होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे, अर्थात सॉल्यूट कहेंगे। तो शरबत में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है? पानी का होता है। तो पानी वहां पर क्या हो गया? विलायक हो गया। और चीनी क्या हो गया? उसमें मेरे विलेय हो गया।
तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब एक बात आता है द्विअंगी विलयन। कौन सा विलयन मेरे भाई? द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें केवल दो अवयव उपस्थित होते हैं। द्विअंगी विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें केवल कितने अवयव? दो अवयव उपस्थित होता है। जैसे अगर हम क्या ले लें, चीनी और पानी का घोल ले लें, तो चीनी पानी के घोल को हम लोग क्या कहते हैं? शरबत कहेंगे। तो उस शरबत में चीनी और पानी ही रहना चाहिए। तो चीनी एक अवयव, पानी एक अवयव, तो कुल कितने अवयव? दो अवयव। तो ऐसे विलयन को ही हम लोग क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन। लेकिन अगर उसी में क्या है, नींबू भी निचोड़ना शुरू कर दिए, तो इस तरीके से अवयवों की संख्या क्या हो गई मेरे भाई? अधिक हो गई। अब कुल कितने अवयव हो गए? 3 अवयव हो गए। तो यहां पर हम द्विअंगी विलयन ये बात नहीं करेंगे। द्विअंगी विलयन का तात्पर्य ऐसे विलयन है जिसमें केवल व केवल कितने अवयव उपस्थित होते हैं? 2 अवयव उपस्थित होते हैं। इस क्लास 12th के सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जो भी आपको पढ़ना है इसी पर आधारित होगा, अर्थात द्विअंगी विलयन पर आधारित होगा। मतलब ऐसे विलयन के विषय में पढ़ेंगे जिसमें केवल क्या हो मेरे भाई? 2 अवयव उपस्थित होते हैं। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, किसी विलयन की भौतिक अवस्था, किसी विलयन की भौतिक अवस्था मतलब विलयन द्रव अवस्था में है कि ठोस अवस्था में है कि गैस अवस्था में है, यह डिपेंड करेगा विलायक के भौतिक अवस्था पर। किसी विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करेगी? उसके विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करेगी मेरे भाई। अगर विलायक गैस है तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे? गैसीय विलयन। अगर विलायक आपका क्या है मेरे भाई? द्रव है तो उसे हम लोग द्रवीय विलयन कहेंगे। अगर विलायक क्या है? ठोस है, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे, ठोस विलयन कहेंगे। तो विलयन की भौतिक अवस्था वही होगी जो उसके विलायक की होगी। जैसे हमने क्या लिया, चीनी और पानी के घोल को हम लोग क्या कहते हैं? शरबत कहते हैं। तो शरबत एक क्या बन गया? विलयन बन गया। किंतु इस विलयन की भौतिक अवस्था क्या है? जो उसकी विलायक की होगी। तो उसमें विलायक क्या था? पानी ही था ना मेरे भाई, बोलो। तो पानी किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। तो इस तरीके से शरबत कौन सा विलयन हो गया? द्रवीय विलयन हो गया। कौन सा विलयन हो गया मेरे भाई? द्रवीय विलयन हो गया। अब यहां पर देखते हैं कि विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, कहने का तात्पर्य कि विलेय क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। इसी तरीके से क्या होता है मेरे भाई? विलायक भी क्या हो सकते हैं? ठोस, द्रव और गैस। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, जब आटा गूंथते हैं तो ज्यादा अमाउंट में क्या लेते हैं? पानी लेते हैं कि आटा लेते हैं? आटा ही लेते हैं ना मेरे। तो आटा यहां पर ज्यादा अमाउंट में हो गया और पानी क्या हो गया? कम अमाउंट में हो गया, है कि नहीं मेरे भाई? तो आटा सर्वाधिक अमाउंट में है, तो यहां पर आटा क्या हो गया? विलायक हो गया, और जबकि पानी क्या हो गया मेरे भाई? विलेय हो गया। तो यहां पर विलायक की भौतिक अवस्था किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। जो आटा है वह क्या है मेरे भाई? ठोस के कणों के रूप में है। तो यहां पर विलायक की भौतिक अवस्था क्या हो गया? ठोस अवस्था हो गया। जबकि क्या है? विलेय किस अवस्था में है मेरे भाई? द्रव अवस्था में है। तो भाई हमने क्या बोला? विलयन की भौतिक अवस्था वही होगी जो उसके विलायक की होगी। तो इस तरीके से गूंथा हुआ आटा किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का उदाहरण है। कौन से विलयन का उदाहरण है? ठोस विलयन का उदाहरण है। आइए देखते हैं कि विलेय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन निम्नलिखित कुल 9 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। विलयन निम्नलिखित कुल कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। गैस विलयन, द्रव गैस विलयन, ठोस गैस विलयन। देखिए यहां पर विलायक किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। और यहां पर विलय देखिए, एक बार हम गैस लिए, एक बार द्रव लिए और एक बार क्या लिए? ठोस अवस्था लिया। और यहां पर देखिए विलायक, एक बार हमने क्या लिया? द्रव लिया, और बाकी विलय को एक एक कर गैस, द्रव और ठोस के रूप में लिया है। तो ये ध्यान दीजिए कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था की अगर बात करें तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कुल मिलाकर 9 प्रकार के होते हैं। कैसा कैसा? गैस विलयन, द्रव गैस विलयन, ठोस गैस विलयन, ये हो गया। लेकिन ये जो विलयन है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई?
गैसीय विलयन बोलेंगे। कौन सा विलयन? गैसीय विलयन। अब यहां पर देखिए गैस द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन। लेकिन यहां पर क्या है, विलायक किस अवस्था में? द्रव अवस्था में है, तो इस विलयन को हमने क्या बोल दिया? द्रव विलयन बोल दिया। अब यहां पर देखिए गैस ठोस विलयन, द्रव ठोस विलयन, ठोस ठोस विलयन। अब यहाँ पर विलायक की भौतिक अवस्था क्या है? ठोस है, तो इस तरीके से यहाँ पर विलयन कौन सा हो गया? ठोस विलयन हो गया। तो विलेय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। और अगर उसके भौतिक अवस्था, विलयन की भौतिक अवस्था की बात करें तो इसे हम 3 वर्ग में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। गैसीय विलयन, द्रव विलयन और क्या मेरे भाई? ठोस विलयन। आइए देखते हैं गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में 3 प्रकार के विलयन की संभावना होती है। गैसीय विलयन में 3 प्रकार की क्या होती है मेरे भाई? संभावना होती है। तो गैसीय विलयन, इसका मतलब विलयन की भौतिक अवस्था दे दिया है, तो विलायक किस अवस्था में होना चाहिए? गैसीय अवस्था में ही होना चाहिए। और बाकी विलेय को पदार्थ के 3 अवस्था में बांटकर आप लोग इसका स्टडी कर सकते हो। तो गैस गैस विलयन, अगर यहाँ पर देखिए विलायक किस अवस्था में? गैस में है, और विलेय भी किस अवस्था में? गैस अवस्था में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैस गैस विलयन। इसका एग्जांपल देखिए, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। O2 और N2 का मिश्रण कौन से विलयन का उदाहरण है? गैस विलयन का उदाहरण है। फिर उसके बाद आता है द्रव गैस विलयन। इसका मतलब विलेय किस अवस्था में? द्रव अवस्था में हो, और विलायक किस अवस्था में हो? गैस अवस्था में हो। तो इसका मतलब यहाँ पर गैस क्या है? विलायक है, तो इसको क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर विलेय क्या है मेरे भाई? द्रव है, तो इसको क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में देखने को मिलता है। और N2, इसका मतलब क्लोरोफॉर्म और N2 किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में होता है। क्लोरोफॉर्म किस अवस्था में होता है? आपका द्रव अवस्था में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्लोरोफॉर्म का N2 के साथ जो मिश्रण है वो कौन सा विलयन है? बोलो, द्रव गैस विलयन है। फिर उसके बाद है मेरे भाई, अगर विलायक आपका गैस है और विलेय क्या है? ठोस है, तो ऐसे विलयन को आप लोग क्या बोलते हैं? ठोस गैस विलयन। जैसे कैफर इन नाइट्रोजन गैस, मतलब नाइट्रोजन गैस में कैफर का जो क्या होता है मेरे भाई? मिश्रण होता है, वो आपका क्या है? ठोस गैस विलयन का क्या है? उदाहरण है। आइए इधर देखिए, यहाँ पर कौन से विलयन की भौतिक अवस्था लेते हैं हम लोग? द्रव विलयन है। तो द्रव विलयन के लिए तो हमने बताया कि विलायक किस हर परिस्थिति में क्या होना चाहिए? आपका द्रव होना चाहिए, भले क्या है मेरे भाई? विलेय की भौतिक अवस्था आप चेंज करते हैं। तो गैस द्रव विलयन कौन सा मेरे भाई? गैस द्रव विलयन। जैसे अगर आप लोग कोला ड्रिंक्स पीते होंगे, तो कोला ड्रिंक्स कौन सा ड्रिंक्स मेरे भाई? कोला ड्रिंक्स। अगर जैसे स्प्राइट इत्यादि पीते होंगे, तो उसमें क्या होता है मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर जल में क्या किया जाता है? घोला जाता है। तो O2 डिसॉल्व इन वाटर, ये भी बोल सकते हो। जैसे मछली क्या करते हैं मेरे भाई? जल के अंदर श्वास लेते हैं। कैसे लेते हैं? जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ही लेते हैं ना मेरे भाई। तो इस तरीके से O2 डिसॉल्व इन वाटर, मतलब पानी में जब क्या होता है? ऑक्सीजन घुल जाता है, तो उसके मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? गैस द्रव विलयन कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है मेरे भाई? द्रव द्रव विलयन। कौन सा विलयन? द्रव द्रव विलयन। यहाँ पर क्या है मेरे भाई? विलेय किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है, जबकि विलायक किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। तो द्रव द्रव विलयन। अब ये तो आप लोग जानते हो कि द्रव द्रव विलयन जैसे के तौर पर अगर हम पानी के साथ क्या करें मेरे भाई? दारू पिए, एथेनॉल, पानी के साथ दारू पीते हैं, तो दारू आपका बोले तो एथेनॉल C2H5OH, ये किस अवस्था में देखने को मिलता है? द्रव अवस्था में। तो कुछ लोग क्या होता है? सीधे गटक जाता है दारू को, अर्थात एथेनॉल को सीधे क्या हो जाता है मेरे भाई? गटक डालते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं? पानी के साथ मिक्स कर उसको क्या करते हैं मेरे भाई? पीते हैं। तो यहाँ पर ये वाली भी बात हम लोग बोल सकते हैं कि एथेनॉल डिसॉल्व इन क्या? वाटर। फिर उसके बाद है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए विलेय किस अवस्था में? ठोस अवस्था में है, और विलायक किस अवस्था में मेरे भाई? द्रव अवस्था में। तो इसको ठोस द्रव विलयन। कौन सा विलयन? ठोस द्रव विलयन। ये तो आप लोग जानते हो कि जैसे के तौर पर गर्मियों के टाइम में जब हम लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? तुरंत एनर्जी को प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज को पानी के साथ क्या कर देते हैं मेरे भाई? घोल देते हैं। तो उसका जो मिश्रण तैयार होगा वह क्या होगा? आपका
ठोस द्रव विलयन होगा। अब आइए यहाँ पर कौन सा विलयन की भौतिक अवस्था दिया है, ठोस विलयन की भौतिक अवस्था दिया है। तो ठोस विलयन की भौतिक अवस्था के लिए तो ध्यान दीजिए कि विलायक किस अवस्था में होना चाहिए, ठोस अवस्था में होना चाहिए। और यहाँ पर विलयन चाहे गैस लो, चाहे द्रव लो, चाहे क्या लो, सॉलिड लो। तो यहाँ पर गैस ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलाडियम। हाइड्रोजन किस अवस्था में देखने को मिलता है, गैस अवस्था में। पैलाडियम किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन मतलब पैलाडियम में जब हाइड्रोजन गैस का विलयन लेते हैं तो ये आपका क्या है, गैस ठोस विलयन है। अब मेरे भाई ये बोल रहा है कि यहाँ पर विलय किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, और विलायक किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। तो आप लोग जानते हैं कि मरकरी किस अवस्था में देखने को मिलता है, द्रव अवस्था में, और सोडियम किस अवस्था में देखने को मिलता है, ठोस अवस्था में। तो मरकरी द्रव और सोडियम ठोस, जिसे अगर मिल जाते हैं तो क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। फिर उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे क्या होता है मेरे भाई, सोने के आभूषणों में क्या किया जाता है, सोने में कठोरता लाने के लिए क्या जोड़ा जाता है, कापर। कापर किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। सोना भी किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो इस तरीके से ये क्या हो गया मेरे भाई, ठोस ठोस विलयन हो गया। मेरे भाई यहां से एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं मेरे भाई, कभी काल क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो 1 नंबर के क्वेश्चंस यहां से क्या हो सकते हैं एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। अब आइए इसके बाद हम लोग बात करेंगे जहां से क्या न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं उस पर बात करेंगे। इसके बाद आता है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की 2 विधियां हैं। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं मेरे भाई, 2 विधियां हैं। एक भौतिक विधि है और एक क्या है, रासायनिक विधि है। एक भौतिक विधि है और एक क्या है, रासायनिक विधि है। तो आज हम लोग बात करेंगे भौतिक विधि के विषय में, मतलब विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की भौतिक विधि के विषय में ही आज हम केवल अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला आता है द्रव्यमान प्रतिशत। कौन सा प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। इसको हम लोग मास परसेंटेज भी कहते हैं और इंडिकेट करने के लिए इसे प्रतिशत W/W भी कहते हैं, प्रतिशत W/W कहते हैं। अगर आपके सामने आ जाता है कि द्रव्यमान प्रतिशत है क्या, तो सीधे शब्दों में आपको बोलना है कि 100 ग्राम के विलयन में, क्या मेरे भाई, 100 ग्राम के विलयन में, 100 ग्राम के विलयन में किसी एक अवयव का, किसी एक अवयव का जो क्या होता है मेरे भार होता है, 100 ग्राम के विलयन में किसी एक अवयव के द्रव्यमान को, 100 ग्राम के विलयन में किसी एक अवयव के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ग्राम के विलयन में किसी एक अवयव का जो द्रव्यमान होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जैसे के तौर पर मेरे भाई हम 22 ग्राम बेंजीन को, कितने ग्राम बेंजीन को, 22 ग्राम बेंजीन को अगर 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलें तो हमारे पास कुल कितने अवयव हो गया, 2 अवयव हो गया। यहां पर जो पहले ही बता दिया था द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें केवल कितने अवयव उपस्थित हो, 2 अवयव उपस्थित हो। तो इसीलिए तो यहां पर हम 2 अवयव ले रहे हैं। एक क्या है, 22 ग्राम बेंजीन है और एक क्या है, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो 2 अवयव हुए। दोनों अवयवों के मिश्रण का भार कितना हो गया, दोनों अवयवों के मिश्रण का भार कितना हो गया मेरे भाई, 122 ग्राम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और 22 ग्राम क्या है, बेंजीन है। तो दोनों मिश्रण का भार अब कितना हो गया मेरे भाई, बोलो, 144 ग्राम हो गया। तो 144 ग्राम क्या है अरे भाई, 144 ग्राम ये क्या है, विलयन का भार है। 144 ग्राम क्या है, विलयन का भार है। तो अगर उसमें आप बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाहते हो, किसका मेरे भाई, बेंजीन का अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाहते हो, तो जिसका द्रव्यमान प्रतिशत 2 अवयवों में से जिसका
आप द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस अवयव का द्रव्यमान लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि बेंजीन का अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हुआ तो बेंजीन का भार कितना बताया, 22 ग्राम, है कि नहीं मेरे भाई। विलयन का भार टोटल कितना है, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड था और 22 ग्राम क्या था, बेंजीन था। तो 122 ग्राम और प्लस 22 ग्राम कितना हो गया, 144 ग्राम। तो यहाँ पर 22 और यहाँ पर 144 ग्राम, किसके सापेक्ष, 100 के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या कीजिए मेरे भाई, 100 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आप क्या कर सकते हो, किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो। अगर आपको मान लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हुआ तब क्या करेंगे मेरे भाई, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का भार। तो विलयन का कुल भार कितना था, 144 ग्राम। तो ये ध्यान दीजिए, जिस अवयव की बात करें, मतलब जिस अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत अगर आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले क्या कीजिए, उस अवयव का द्रव्यमान लिखिए, फिर क्या कीजिए, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसके बाद क्या कर दीजिए मेरे भाई, विलयन का टोटल भार लिख दीजिए। ओके। अब एग्जाम में कहीं किसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाता है कि 10% ग्लूकोज के जलीय विलयन का तात्पर्य क्या है, 10% ग्लूकोज के जलीय विलयन का तात्पर्य क्या है। अगर इस तरीके का कहीं अगर डाटा दिया रहता है तो हाँ, 10% ग्लूकोज के जलीय विलयन और ब्रैकेट में दिया रहेगा प्रतिशत W/W का तात्पर्य क्या है। तो अगर इस तरीके का कहीं भी देखने को मिलता है तो सीधे शब्दों में आप लोग बात करेंगे, इसका तात्पर्य यह है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में घुला हुआ है, जिससे विलयन का भार कितना हो गया है, 100 ग्राम हो गया है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि 100 ग्राम ग्लूकोज के जलीय विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो पानी कितना है, 90 ग्राम। ये चीजें क्या होता है मेरे भाई, न्यूमेरिकल में ऐड कर आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। हाँ मेरे भाई, ये जो आपका क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का यूज क्या, मतलब इसका अनुप्रयोग क्या है मेरे भाई। द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता का उपयोग सामान्यतः रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोग में किया जाता है, रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोग में किया जाता है। जैसे के तौर पर व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में, व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का जल में 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत होता है। इसका मतलब यह है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का 100 ग्राम का जलीय विलयन है, जिसमें 3.62 ग्राम केवल क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का देखिए अणु सूत्र क्या होता है, NaOCl। सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम लोग बोलते हैं आल्सो नोन एज ए ब्लीच। सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम लोग ब्लीच भी कहते हैं। इज ए क्लियर टू स्लाइटली येलो और ग्रीन, जो कि क्या होता है, हल्के पीले रंग का अथवा हरे रंग का द्रव होता है। विथ ए स्ट्रॉन्ग क्लोरीन ऑर्डर, मतलब एक तरीके से क्लोरीन जैसा इसका क्या होता है, नेचर होता है। इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का हम लोग उपयोग कब करेंगे, जब किसी चीज का ऑक्सीडेशन कराना हो तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, सोडियम हाइपोक्लोराइड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहां पर द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो आपके सामने निकल कर आया 100 ग्राम के विलयन में, 100 ग्राम के विलयन में किसी एक अवयव का जो द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। 100 ग्राम के विलयन में किसी एक अवयव का जो क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। मेरे भाई इंटेक्स के क्वेश्चंस में, मेरे भाई इंटेक्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि यदि 22 ग्राम बेंजीन, कितने ग्राम बेंजीन मेरे भाई, 22 ग्राम बेंजीन, यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल सा, यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है तो
तो बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का अलग अलग द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का अलग अलग द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो इंटेक्स के इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, हम बता रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन ये था मेरे भाई, यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या हुआ हो, घुला हुआ हो। ध्यान दीजिएगा, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है और इस 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपका घुला हुआ है 22 ग्राम बेंजीन। और बोल क्या रहा है मेरे भाई, बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का अलग अलग द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो यहां से आप लोग बेंजीन का निकाल लीजिए, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, बेंजीन का कौन सा मेरे भाई, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बेंजीन का द्रव्यमान। मैंने बताया ना, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो सबसे पहले उसी के द्रव्यमान के विषय में लिखेंगे। बेंजीन का द्रव्यमान और फिर क्या कर देंगे मेरे भाई, विलयन के कुल भार। तो विलयन का कुल भार कितना है, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है और 22 ग्राम क्या है, बेंजीन है। तो दोनों पदार्थों का योग कितना हो गया मेरे भाई, 144 ग्राम। तो यहां पर बेंजीन का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल भार, विलयन का कुल भार गुणे 100। अब यहां पर बेंजीन का द्रव्यमान कितना था मेरे भाई, 22 ग्राम था और विलयन का कुल भार कितना था, 22 ग्राम ये है बेंजीन है और 122 ग्राम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 122 तो प्लस 22, तो विलयन का कुल भार कितना हो गया मेरे भाई, 144 ग्राम हो गया, 144। फिर क्या कर देंगे मेरे भाई, 100 का क्या कर देंगे, यहां पर गुणा कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत कटता पिटता है तो इसको कटा पिटा लीजिए मेरे भाई। इधर देखें, 11 गुणे 100, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा शायद मेरे भाई। फिर उसके बाद और कटाने का प्रयास करें, 11 गुणे 50 36 कर दूं, फिर उसके बाद 11 गुणे 25 बटे कितना कर दूं, 18 कर दूं। अब शायद नहीं, अब यहां पर देखते हैं, 25 एक्का 25, 25 एक्का 25, 25 25 एक्का 25 क्या कई 5, हाथ है 2, 25 एक्का 25 2 27 बटे 18। थोड़ा देखते हैं 275 में अगर हम 18 का क्या दे दें मेरे भाई, भाग दें, तो 18 गुना 36, 18 54, 18 74, 18 25 90। एक काम करो, पहले एक ही लेते हैं, एक ही बार लेकर जाएं। 18 एक का 18, 17 इधर 17, इधर क्या हो गया मेरे भाई, 7 में सॉरी 17 में से 8 गया, 9 सही है। इधर 18 25 90 ये हो गया। फिर पॉइंट बढ़ाया, 18 दूना 36, दूना लेकर गया, 10 में से 6 गया, कितना मेरे भाई 4 हुआ। इधर क्या है 1, फिर 18 छक्का 61, 18 सत्ते 126, लगभग 15.27%। इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर आ जाएगा 15.27%। मतलब बेंजीन का जो द्रव्यमान प्रतिशत निकल कर आया, बेंजीन का द्रव्यमान
प्रतिशत निकल कर जो आया, द्रव्यमान प्रतिशत निकल कर आया, वह कितना निकल कर आया मेरे भाई? 15.27। सही है। तो इस तरीके से यहां पर चूंकि परसेंटेज की बात हो रहा है, दो अवयव की बात हो रहा है, जिसमें एक अवयव का परसेंटेज तो आप लोग निकाल चुके हैं, एक अवयव का परसेंटेज क्या कर चुके हैं? निकाल चुके हो। तो दूसरे अवयव का परसेंटेज निकालने के लिए उसे 100 से क्या कर दीजिए मेरे, माइनस कर दीजिए, सीधे शब्दों में बात कर दें तो 15 10 में से 7 गया मेरे भाई 3 हो गया, इधर 9 में से 2 गया 7 हो गया, इधर 9 में से 5 गया 4 हो गया, इधर 9 में से मतलब 84.73%। ये किसका आ गया मेरे भाई? कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत 84.73, 84.73 क्या मेरे भाई? प्रतिशत। तो इस तरीके से है। आशा करते हैं कि कुछ तथ्यों को आप लोगों को परिचित कराए होंगे। जो चीजें आप लोगों को समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से उसको बताइए, सुधार करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बाकी की चीजें हम इसी तरीके से चर्चा करते रहें।